चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नया स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हैं, दैट इज IAS 12 इनकम टैक्स। और इस स्टैंडर्ड के बारे में अगेन हम पहले एक तो इसकी एग्जाम इंपॉर्टेंस, एग्जाम वेटेज को हम थोड़ा सा कंसिडर कर लें कि कितना इंपॉर्टेंट है ये स्टैंडर्ड। इनकम टैक्स दैट इज IAS 12 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड और इसकी एग्जाम वेटेज अराउंड 6 to 8 मार्क्स और कंफर्म वेटेज है, यूं समझ लें। रीजन बीइंग क्योंकि इसकी जो एक आपके पास टेस्टिंग है वो फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन के अंदर लाजमी की जाती है। यानी कि अगर CRQ के अंदर, अगर आपके सेक्शन सी के अंदर CRQ के अंदर आपके पास फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आएगा तो उसमें इनकम टैक्स की एडजस्टमेंट लाजमी होगी और वो तकरीबन 2.5 to 3 मार्क्स की एडजस्टमेंट इनकम टैक्स की लाजमी पूछता है फाइनल अकाउंट के अंदर। तो 2.5 to 3 मार्क्स यहां पर हो गए। बाकी आपके पास 2 से 3 MCQs वो पूछता है सेक्शन ए के अंदर या सेक्शन बी के अंदर। तो यूं समझ लें कि आपके पास 6 to 8 मार्क्स की इसकी एग्जाम वेटेज है अकॉर्डिंग टू, यानी कि अगर एग्जामिनर की अगर हम वेटेज देखें कि कितने परसेंट पे टेस्ट करता है तो 6 to 8% के ऊपर नॉर्मली वो टेस्ट करता है इस आपके पास स्टैंडर्ड को, दैट इज IAS 12 इनकम टैक्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। अगर ये स्टैंडर्ड ग्रिप में होगा तो आपके लिए फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन कंप्लीट करना आसान हो जाएगा, यानी कि फाइनल अकाउंट के अंदर लाजमी इसकी एक एडजस्टमेंट आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं जरा IAS 12 इनकम टैक्स। इनकम टैक्स है क्या हमारे पास, गौर से सुनिएगा जरा। सर जब मैं एक इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करता हूं तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं। जैसे कि इनकम स्टेटमेंट का अगर मैं एक फॉर्मेट बनाऊं तो मेरे पास कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं, 6 मेन कंपोनेंट्स हैं। क्या क्या 6 मेन कंपोनेंट्स हैं? ऐसे ही। नंबर 1 नेट सेल्स, उसमें से हम लेस कर देते हैं, क्या लेस कर देते हैं हम? कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमारे पास एक रिजल्टेंट आता है, दैट इज नोन एज व्हाट? ग्रॉस प्रॉफिट। फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम नेट करते हैं, क्या नेट करते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और उस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को नेट करने के बाद ऐड करते हैं इफ देयर आर सम अदर इनकम। अगर कोई अदर इनकम है तो वो हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। जैसे ही हम अदर इनकम ऐड करेंगे तो हमारे पास एक रिजल्टेंट आएगा। ये रिजल्टेंट हमारे पास कहलाता है PBIT। क्या कहलाता है ये? PBIT स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर इसके बाद हम माइनस कर देते हैं क्या? इंटरेस्ट एक्सपेंस, जिसको नॉर्मली हम फाइनेंस कॉस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इंटरेस्ट एक्सपेंस को माइनस कर दिया। अब जो रिजल्टेंट है ये क्या कहलाएगा? PBT स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इस PBT में से हम लेस कर देंगे क्या? इनकम टैक्स। क्या माइनस करेंगे हम? सर ये जो इनकम टैक्स माइनस करके रिजल्टेंट आएगा, अब ये क्या आएगा? NP स्टैंड्स फॉर नो प्रॉब्लम, नेट प्रॉफिट। सर ये जो इस PNL के अंदर आपके पास इनकम टैक्स आ रहा है, ये जो PNL के अंदर आपके पास इनकम टैक्स आ रहा है, IAS 12 इस इनकम टैक्स की कैलकुलेशन आपको सिखाता है। हाउ टू कैलकुलेट दैट अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। आज तक बचपन से लेके अब तक इनकम टैक्स आपको हमेशा क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होता था कि इनकम टैक्स फॉर द ईयर, इनकम टैक्स फॉर द ईयर। सर लेकिन यहां पर क्वेश्चन के अंदर अब इनकम टैक्स फॉर द ईयर आपके पास गिवन नहीं होगा। हाउ टू कैलकुलेट दैट अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, ये आपको IAS 12 सिखाएगा। सो IAS 12 इतना इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड क्यों कंसिडर किया जाता है कि इसके बगैर आप अपनी PNL को कंप्लीट नहीं कर सकते। क्या बात सुन मारिए। और एग्जामिनर भी एडजस्टमेंट इसी तरीके से देता है, वो आपसे कहेगा कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट और उसके अंदर इनकम टैक्स की एडजस्टमेंट दी हुई होगी। तो जब तक आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा आप नेट प्रॉफिट तक पहुंच नहीं सकते। तो इसीलिए इस इनकम टैक्स को एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड कंसिडर किया जाता है। क्या ये बात समझ मारी इसके अंदर? तो पहली चीज कि IAS 12 क्या सिखाएगा? हाउ टू कैलकुलेट दैट अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। सर इसमें क्या प्रॉब्लम है अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर के अंदर कि सर इसके अंदर क्या क्या इश्यूज हैं। तो पहली बात जो मेरे यहां पर अभी बताने का मकसद ये कि सर IAS 12 क्या सिखाएगा? IAS 12 क्या सिखाएगा मुझे? इनकम टैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना। देखिए हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है। IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की अकाउंटिंग सिखा रहा था। IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखा रहा था। IAS 38 इंटेंजिबल अकाउंटिंग, इंटेंजिबल एसेट्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखाता है। IAS 12 किसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखाता है? इनकम टैक्स। कि इनकम टैक्स क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा और उसकी वैल्यूज को किस तरीके से यहां पर पोस्ट किया जाएगा। तो ये हमें इस स्टैंडर्ड के अंदर सीखना है। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? यहां तक इसको नोट करें फिर हम आगे चलते हैं। चल अब सुनिएगा जरा। सर इस इनकम टैक्स की वर्किंग के अंदर क्या है, यानी कि इस इनकम टैक्स में ऐसा क्या है, अब गौर से सुनिएगा। IAS 12 भी कहता है कि जब आप ये इनकम टैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, जब आप ये इनकम टैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो इस इनकम टैक्स की वैल्यू के अंदर 3 तरह के टैक्सेस शामिल होंगे। गौर से सुनिएगा प्लीज।
इस इनकम टैक्स की वैल्यू जो यहां पर आती है, इसके अंदर बैक एंड पे 3 तरह के टैक्सेस शामिल होते हैं। सर 3 तरह के टैक्सेस हमारे पास कौन कौन से हैं? 3 तरह के टैक्सेस हमारे पास कौन कौन से हैं? नंबर 1, सबसे पहले आपके पास क्या आता है? करंट टैक्स। नंबर 2, प्रायर टैक्स, या उसको प्रायर पीरियड टैक्स भी कहा जाता है। एंड थर्ड वन इज द डेफर्ड टैक्स। थर्ड वन इज द डेफर्ड टैक्स। आई रिपीट, सर जब भी आप पीएनएल के अंदर इनकम टैक्स की वैल्यू पोस्ट करेंगे तो याद रखिएगा इस इनकम टैक्स की वैल्यू के अंदर पिछले 3 तरह के टैक्सेस आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। 3 तरह के टैक्सेस जब ये मिलते हैं तो जाके इनकम टैक्स की अमाउंट पीएनएल में आपके पास पोस्ट की जाती है। तो इट मींस कि इस इनकम टैक्स की कैलकुलेशन के अंदर 3 तरह के टैक्सेस शामिल है। कौन कौन से टैक्सेस है हमारे पास? नंबर 1, करंट टैक्स। नंबर 2, प्रायर पीरियड टैक्स। एंड थर्ड वन इज दी डेफर्ड टैक्स। तो याद रखिएगा इनकम टैक्स कंप्राइजेस ऑफ 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। नंबर 1 द करंट टैक्स, नंबर 2 प्रायर पीरियड टैक्स, एंड थर्ड वन इज दी डेफर्ड टैक्स। सर ये तीनों टैक्सेस हैं क्या? आइए जरा उसको थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। करंट टैक्स हमारे पास क्या है? टैक्स कैलकुलेटेड ऑन करंट ईयर टैक्सेबल प्रॉफिट। करंट टैक्स किसको कहते हैं? टैक्स कैलकुलेट, अभी सब समझाता हूं ये है क्या, अभी सिर्फ हम डेफिनेशंस देख रहे हैं, फिर हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। करंट टैक्स क्या है? टैक्स कैलकुलेटेड ऑन अ करंट ईयर टैक्सेबल प्रॉफिट इज कॉल्ड करंट टैक्स। सो व्हाट इज प्रायर पीरियड टैक्स? टैक्स ऑफ अ प्रीवियस ईयर, टैक्स ऑफ अ प्रीवियस ईयर बट एडजस्टेड इन करंट ईयर। सर ये क्या मतलब है? अभी समझते हैं थोड़ी देर में। एंड लास्ट वन इज द डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स क्या है? डेफर्ड टैक्स क्या है? टैक्स कैलकुलेटेड ऑन टेम्पररी डिफरेंसेस। सर इसका क्या मतलब है? पता नहीं, आज तो मैं ये पढ़ के भी नहीं आया फिलहाल। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। सर इनकम टैक्स की जब अमाउंट कैलकुलेट की जाती है, इनकम टैक्स जब पीएनएल में रिपोर्ट किया जाता है तो उसके बैक एंड पे ये तीनों टैक्सेस को कैलकुलेट किया जाता है। और ये 3 टैक्सेस क्या है? नंबर 1 द करंट टैक्स, नंबर 2 द प्रायर पीरियड टैक्स, एंड थर्ड वन इज द डेफर्ड टैक्स। सर करंट टैक्स की डेफिनेशन क्या है? टैक्स कैलकुलेटेड ऑन अ करंट ईयर टैक्सेबल प्रॉफिट। प्रायर पीरियड टैक्स क्या है? Tax of a previous year but adjusted in the current year. And what is deferred tax? Tax calculated on temporary differences. अभी सिर्फ आपने इनिशियल स्टेज पे इनकी डेफिनेशंस को याद रखना है कि what is current tax, prior tax and deferred tax. ये 3 आपने डेफिनेशंस याद रखनी है कि है क्या। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो इनकी डेफिनेशंस को हम और एलैबोरेट करेंगे और इसको हम यहाँ पे डिग आउट करेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो करंट टैक्स हमारे पास क्या है? करंट टैक्स की डेफिनेशन क्या है? करंट टैक्स की डेफिनेशन क्या है? टैक्स कैलकुलेटेड ऑन अ करंट ईयर टैक्सेबल प्रॉफिट। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म लिखी हुई है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मैंने यहां पे लिखी हुई है। टैक्स कैलकुलेटेड ऑन अ करंट ईयर टैक्सेबल प्रॉफिट। प्रायर टैक्स क्या है? प्रायर टैक्स क्या है? टैक्स ऑफ अ प्रीवियस ईयर बट एडजस्टेड इन दी करंट ईयर। एंड व्हाट इज डेफर्ड टैक्स? व्हाट इज डेफर्ड टैक्स? टैक्स कैलकुलेटेड ऑन टेम्पररी डिफरेंस। क्या मतलब है इसका? आगे चल के देखेंगे, टेंशन ना लें उसकी भी आप। तो ये हमने क्या देखा? इनकम टैक्स की 3 टाइप्स हैं हमारे पास, करंट टैक्स, प्रायर टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स। अगर एग्जामिनर कहता है कैलकुलेट द इनकम टैक्स टू बी रिपोर्टेड इन पीएनएल, एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट द इनकम टैक्स टू बी रिपोर्टेड इन पीएनएल। इसका मतलब मुझे 3 टैक्सेस कैलकुलेट करने होंगे। कितने टैक्सेस कैलकुलेट करने होंगे? 3। कौन कौन से? करंट टैक्स, नंबर 2 प्रायर टैक्स, एंड नंबर 3 इज डेफर्ड टैक्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो एग्जामिनर की एक ही सिंपल सी रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर, इस पूरे स्टैंडर्ड के अंदर एक ही रिक्वायरमेंट होगी, हर क्वेश्चन की एक ही रिक्वायरमेंट होगी। व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स टू बी रिपोर्टेड इन पीएनएल, व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स टू बी रिपोर्टेड इन पीएनएल, व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स टू बी रिपोर्टेड इन पीएनएल। और हर क्वेश्चन के अंदर आपने जब इनकम टैक्स की अमाउंट कैलकुलेट करनी है तो बाय डिफॉल्ट कितने टैक्सेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे? 3। कौन कौन से? करंट टैक्स, नंबर 2 इज प्रायर टैक्स, नंबर 3 इज। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा सर अब हम करेंगे क्या? हम एक एक करके तीनों को डिस्कस करेंगे, एक को समझेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर दूसरे को समझेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसके अंदर हम डूब जाएंगे। सर कहा ये जाता है, हाँ सही कह रहा हूं, कहा ये चाहता है कि डेफर्ड टैक्स जो है ये दुला है। क्या है ये? हाँ IAS 12 को दुला है
ये इनकम टैक्स का जो स्टैंडर्ड है ना IAS 12, ये बनाया इसीलिए था। देख वलीमा जो होता है ना, ये तेरे मेरे लिए नहीं होता साउथ, ये उस दूल्हे के लिए होता है। हम लोग तो सिर्फ फोड़ने जाते हैं, अल्लाह माफ करे, खाली लिफाफा देके हाँ नाम ना लिखे और आप देते भाई पिक्चर तो आ गई, अब आप एविडेंस तो है ना, सफिशिएंट एविडेंसेस आर अवेलेबल, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। तो उसका मतलब ये है कि सर ये तो ऐसे ही खाली खुरचन में आ गए, ये तो खाली खुरचन में आए। कितने ही अकाउंटेंट्स ऑडिटर्स, आप जब पूछेंगे ना IAS 12 का टाइटल क्या है, तो IAS 12 का वो टाइटल कहते हैं डेफर्ड टैक्स। क्या टाइटल है? जबकि IAS 12 का टाइटल डेफर्ड टैक्स नहीं है। IAS 12 का टाइटल क्या है? इनकम। क्यों? क्योंकि IAS 12 ने करंट और प्रायर पीरियड के बारे में थोड़ी बहुत बताई और कोई मुश्किल अकाउंटिंग भी नहीं है। असल जो अकाउंटिंग है वो क्या है? डेफर्ड। इसीलिए कहा जाता है कि डेफर्ड टैक्स इज द दुल्हा ऑफ IAS 12। ये IAS 12 को दुल्हा ही है। ये डेफर्ड टैक्स, ये जो है आप इनकम टैक्स का जो स्टैंडर्ड बनाया गया है वो इसी के लिए बनाया गया है, वो इसी के लिए बनाया गया। तो IAS 12 के जब हम डेफर्ड टैक्स के पॉइंट पे पहुंचेंगे तो वहां पे हम इसके अंदर डूब जाएंगे बिल्कुल, हमें उसी के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को देखना होगा। खैर, लेकिन अभी फिलहाल हम इन दोनों की ट्रीटमेंट्स को देखेंगे कि करंट टैक्स हमारे पास क्या है, एंड देन हम ये देखेंगे प्रायर पीरियड टैक्स हमारे पास क्या है। क्या है तक बात समझ आ रही है इसके अंदर? चले लेट्स वो मैं उसके लिए भी रिश्ता भेज रहा हूँ, देख प्रोस्पेक्टिव दूल्हा कह लिया बस। अच्छा, आज जरा पहले करंट टैक्स के बारे में देखते हैं, करंट टैक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सर करंट टैक्स की डेफिनेशन क्या बताई मैंने? करंट टैक्स की डेफिनेशन क्या है? टैक्स कैलकुलेटेड ऑन करंट ईयर। हाँ सर, ये जो है ना, ये वर्ड ये आप बोल तो गए लेकिन इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। सर व्हाट इज टैक्सेबल प्रॉफिट? व्हाट इज टैक्सेबल प्रॉफिट? ये रब कर दूं इनकम स्टेटमेंट? जी इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट रब कर दूं? जी मुझे बताएं, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट रब कर दूं? ओके थैंक यू सर। अब ये जो टैक्सेबल प्रॉफिट का वर्ड है ना, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये आपने क्यों लिखा है? अब सुनिएगा जरा प्लीज, कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड है। ये टैक्सेबल प्रॉफिट और एक होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट। टैक्सेबल प्रॉफिट और एक क्या होता है? अकाउंटिंग प्रॉफिट। सर जब टैक्सेबल प्रॉफिट का वर्ड मैंने यूज किया तो अब उसको समझना पड़ेगा कि टैक्सेबल प्रॉफिट का मतलब क्या है। अब गौर से प्लीज कॉन्सेंट्रेशन। सर टैक्सेबल और अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या ये दोनों अलग अलग हैं? अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट कैलकुलेटेड एज पर IFRS। सही कह रहा हूं? अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है कि वो प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया है, किसके मुताबिक कैलकुलेट किया है? एज पर, एंड IFRS स्टैंड्स फॉर इंतहाई फजूल रगड़ा नहीं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जो हम फॉलो करते हैं। इट्स अ बाइबल फॉर अस ना, यानी कि जिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू हम यहाँ पे प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो IAS हमारे पास मौजूद है, उसके मुताबिक जो हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं उसको कहते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट। क्या कहते हैं इसको? सर व्हाट इज टैक्सेबल प्रॉफिट? सर टैक्सेबल प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट कैलकुलेटेड, यहां पे भी प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा लेकिन एज पर टैक्स लॉज, एज पर टैक्स लॉज। आई रिपीट सर, अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट में क्या फर्क है? अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या है? इट्स अ प्रॉफिट बट इट इज कैलकुलेटेड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS के मुताबिक कैलकुलेट किया गया है। टैक्सेबल प्रॉफिट क्या है? इट्स अ प्रॉफिट बट दैट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एज पर टैक्स लॉस। सर तो क्या ये दोनों में फर्क है? हाँ कुछ इख्तलाफात हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे कि एग्जांपल 1, गौर से सुनना सीख, गौर से। अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर हम यूजुअली यूज करते हैं एक्रूअल बेस। यूजुअली क्या? 110%। क्या यूज करते हैं हम? एक्रूअल बेस अकाउंटिंग। एक्रूअल बेस क्या कहते हैं? एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम क्या कहते हैं? पहले इस्तेमाल करें फिर अबे विश्वास नहीं, रिकॉर्ड करें, इस्तेमाल करें एंड देन फिर आप रिकॉर्ड करें इररिस्पेक्टिव ऑफ द पेमेंट। सही कह रहा हूं मैं? निर्मा डिटर्जेंट पाउडर सही कह रहा हूं मैं? यानी कि आपने पेमेंट की हो या ना की हो, एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर लें। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन इट इज इनकर्ड और अराइज। जिस दिन तुम्हारा एक्सपेंस इनकर हो जाए, बेनिफिट अवेल कर लो, उसका एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दो, तो पता चला अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर हम यूज कर रहे हैं कौन सा सिस्टम? यूज कर रहे हैं एक्रूअल सिस्टम। जबकि जनरली स्पीकिंग टैक्स लॉज, देखें हर कंट्री के टैक्स लॉज डिफरेंट है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो टैक्स लॉ है उसका नाम है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। क्या नाम है? पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो इनकम टैक्स का लॉ है उसका नाम क्या है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। सर हर कंट्री के टैक्स लॉज डिफरेंट है, लेकिन देखा ये गया है ओवरऑल दुनिया भर के टैक्स लॉज को अगर हम ऑब्जर्व करें तो दुनिया भर के टैक्स लॉज
हम अकाउंटिंग यानी कि जो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं ऑन अ कैश बेस्ड सिस्टम। किस पे करते हैं? सर क्या मतलब समझ में नहीं आया, देख समझने की कोशिश कर। हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेबल क्रेडिट। सर बेनिफिट अवेल कर लिया, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दो। टैक्स वाला ये कहता है कि एक्सपेंस तब रिकॉर्ड होगा व्हेन देयर इज एन आउटफ्लो ऑफ कैश। इसको कहते हैं कैश बेस्ड सिस्टम। क्या कहते हैं इसको? भाई मैंने कहा कि मैंने एम्प्लॉय से बेनिफिट ले लिया, सैलरी जनवरी में दूंगा। अकाउंटिंग आईएफआरएस कहता है एक्रूअल बेस्ड सिस्टम, एक्सपेंस इसी साल में रिकॉर्ड होगा। टैक्स वाले तुम क्या कहते हो? टैक्स वाला क्या कह रहा है कि पेमेंट कब करोगे? जनवरी में। तो कह रहा है मैं इस साल एक्सपेंस अलाउ कब करूंगा? नेक्स्ट पीरियड में। दिस एक्सपेंस विल बी कंसिडर्ड इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। क्यों? क्योंकि तुम कैश पे करोगे नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। तो इट मींस कि अकाउंटिंग के अंदर हम यूज करते हैं एक्रूअल सिस्टम। कौन सा सिस्टम यूज करते हैं? जबकि टैक्स के अंदर, टैक्स लॉस के अंदर नॉर्मली यूज किया जाता है कौन सा सिस्टम? कैश बेस्ड सिस्टम। क्या ये बात सुन मारी? इसके अंदर जरूरी नहीं है, कुछ जगहों पे वो एक्रूअल भी यूज करता है, लेकिन ज्यादातर वो कैश बेस्ड सिस्टम यूज करता है। सर और कोई फर्क होता है अकाउंटिंग और टैक्स प्रॉफिट के अंदर? हाँ, एक और डिफरेंस है। सर अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर हमारे पास डेप्रिसिएशन के लिए नॉर्मली दो मेथड्स बहुत कॉमनली यूज होते हैं। क्या क्या? स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग। ऐसे ही एक्टिविटी वगैरह भी है, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज मेथड्स आर स्ट्रेट लाइन एंड डब्ल्यूडीवी। टैक्स लॉस जब हम खोलते हैं तो टैक्स लॉस क्या करता है? वो डेप्रिसिएशन तो अलाउ करता है, वो डेप्रिसिएशन को मानता है। उसके दीन के अंदर, उसके अंदर आपके पास डेप्रिसिएशन का तारुफ तो है, लेकिन वो डेप्रिसिएशन करता है अपने ही लॉस के मुताबिक। वो स्ट्रेट लाइन और डब्ल्यूडीवी को फॉलो नहीं करता। डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स रूल्स, क्या मतलब? एग्जांपल देता हूं। कंपनी कह रही है कि हमने प्लांट एंड मशीन इंपोर्ट की है। प्लांट एंड मशीन क्या की? हमने इंपोर्ट की है। इनकम टैक्स रूल्स में लिखा हुआ है, लेट्स से कि आपने प्लांट एंड मशीन इंपोर्ट की है 5 मिलियन की, पहले साल में 50% टैक्स अलाउंस दूंगा। पहले साल में 50% का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दो। हाई ला 50%। हाँ सर, मेरा स्ट्रेट लाइन तो कह रहा है कि पहले साल के अंदर आप 10 साल की लाइफ है, पहले साल के अंदर आप 5 लाख रुपए रिकॉर्ड करें। भाई पहले साल के अंदर 50% टैक्स डेप्रिसिएशन, दूसरे साल में 50%, बस खत्म। 2 साल के अंदर डेप्रिसिएशन खत्म, तीसरे साल में कोई डेप्रिसिएशन। सर ये कहां लिखा हुआ है? टैक्स रूल्स में। कहां लिखा हुआ है ये? इसका मतलब ये कि डेप्रिसिएशन वाला स्ट्रेट लाइन डब्ल्यूडीवी को नहीं मानता, वो अपने टैक्स रूल्स उसके बनाए हुए। तो टैक्स डिपार्टमेंट या टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त डेप्रिसिएशन आपके पास कैलकुलेट किया जाता है एज पर टैक्स रूल्स। वहां पे स्ट्रेट लाइन और डब्ल्यूडीवी का कोई कंसर्न नहीं है। हो भी सकता है, लेकिन जो आपको टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा, टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कहता है कि पहले साल 75%, नेक्स्ट ईयर 5%, फिर आखिर में जो बचेगा वो आप पीएनएल में चार्ज करेंगे। इसका मतलब जो टैक्स रूल्स मुझे बताएंगे मुझे उसी को फॉलो करना है। मैं टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक जब डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करूंगा तो वो कौन सा प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा? मैं टैक्सेबल प्रॉफिट। सर और कोई डिफरेंस है? हाँ, एक और डिफरेंस है हमारे पास। सर अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट के अंदर एक और डिफरेंस है। डोनेशंस unofficial is treated as expense, unofficial donations are not treated as expense। अब गौर सुनिएगा इसका मतलब क्या है। सर मैंने डोनेशंस दी, अनऑफिशियल का मतलब क्या है? किसी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट को नहीं दी। मैं फॉर एग्जांपल आपके चौकीदार था, आपने उसको 15,000 डोनेशन दे दी। कंपनी तो ये कहती है कि भाई डोनेशन दिया एक्सपेंस है। क्या है ये? फॉरेन एंट्री बनाते हैं, डोनेशन एक्सपेंस या अदर एक्सपेंस, डेबिट और बैंक क्रेडिट। जबकि टैक्स लॉस क्या कहता है कि ये अनऑफिशियल डोनेशन को मैं एक्सपेंस कंसिडर, मैं सिर्फ कौन से डोनेशंस को एक्सेप्ट करता हूं? कौन से? जो रजिस्टर्ड हो। आपने किसी रजिस्टर्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दिए, हाँ मैं इसको एक्सपेंस ट्रीट करूंगा। लेकिन अभी तुम चौकीदारों को और मासियों को तुम यहां पे डोनेशन देते फिर रहे हो, तो कह रहा है कि मैं इसको एक्सपेंस ट्रीट नहीं। कौन नहीं ट्रीट करता?
कौन ट्रीट नहीं करता? टैक्स लॉस। जबकि अकाउंटिंग लॉस के मुताबिक हमने एक्सपेंस किया है, अब चाहे वो किसी को भी दिया हो, वॉचमैन को दिया हो या किसी को भी दिया हो, दैट वुड बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। तो इसका मतलब ये है कि अकाउंटिंग लॉस के अंदर डोनेशंस अनऑफिशियल हो या ऑफिशियल हो, दैट वुड बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, हम उसको एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। लेकिन टैक्स लॉ वाला टैक्स के मुताबिक अनऑफिशियल डोनेशंस को हम एक्सपेंस ट्रीट नहीं करते। यहां तक क्लियर है सर? और कोई डिफरेंस है? हाँ, एक और भी डिफरेंस है, फाइन एंड पेनल्टीज आर ट्रीटेड एज एक्सपेंस, जबकि यहां पर टैक्स लॉस क्या कह रहा है? फाइन एंड पेनल्टीज आर नॉट ट्रीटेड एज एक्सपेंस। सर हमने पेनल्टी पे की, तो याद आ रहा है पेनल्टी का प्रोविजन बनाया था, पेनल्टी कितने फखर से बनाया था, अल्लाह का शुक्र है। पेनल्टी एक्सपेंस डेबिट कि कंपनी को पेनल्टी लग रही है माशाल्लाह से, पेनल्टी एक्सपेंस। टैक्स लॉ वाला कह रहा है गैरत मर गई तुम्हारी, तुम इस पेनल्टी को, कह रहा है मैं इस पेनल्टी को एक्सपेंस ट्रीट नहीं करूंगा, ये पेनल्टी इट्स अ नॉन कंप्लायंस, मैं इसको एक्सपेंस ट्रीट नहीं करूंगा, मैं इससे तुम्हारे प्रॉफिट को रिड्यूस नहीं करूंगा। तो याद रखिएगा फाइन एंड पेनल्टीज आर ट्रीटेड एज एक्सपेंस एज पर अकाउंटिंग लॉस, लेकिन टैक्स लॉस के अंदर नॉर्मली फाइन और पेनल्टीज को एक्सपेंस ट्रीट या कंसिडर नहीं किया जाता, हम वहां पे उसको एक्सपेंस ट्रीट ही नहीं करते। वो कहता है ये एक्सपेंस नहीं है, बगैरती है। इसका मतलब ये है कि एज पर टैक्स लॉस फाइन और पेनल्टीज को हम एक्सपेंस कंसिडर नहीं करते, ये आपके प्रॉफिट में से माइनस नहीं किया जाता। सर और कोई डिफरेंस है? हाँ, एक और डिफरेंस है, प्रोविजन फॉर बैड डेट। याद आ रहा है कुछ? प्रोविजन फॉर बैड डेट या प्रोविजन फॉर अलाउंस, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस। सही कह रहा हूं मैं जी? प्रोविजन फॉर बैड डेट इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस, सही कह रहा हूं मैं? क्या एंट्री बनती है प्रोविजन फॉर बैड डेट की? क्या एंट्री बनती है? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट एंड अलाउंस फॉर बैड डेट हमने रिकॉर्ड किया। जबकि टैक्सेबल प्रॉफिट की कैलकुलेशन में टैक्स लॉस क्या कह रहे हैं कि ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट है ये अलाउंस है। क्या है ये? और अलाउंस का मतलब है कि अभी तुम्हें नुकसान हुआ नहीं है, जब तक कि कंफर्म ना हो जाए मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करवाऊंगा। क्या मतलब? टैक्सेबल प्रॉफिट के अंदर टैक्स लॉस ये कहता है कि हम प्रोविजन को नहीं मानते, हाँ, लेकिन हम राइट ऑफ को जरूर मानते हैं। किसको मानते हैं? कि जब तुम्हारा एक्चुअल में आपके पास नुकसान हो जाए फिर हम इसको एक्सपेंस अलाउ करेंगे। तो इट मींस प्रोविजंस आर नॉट अलाउड इन इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज नॉट अलाउड इन इनकम टैक्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट को टैक्स वाला एक्सपेंस कंसिडर नहीं करता। कह रहे तुम्हारा वहम है, क्यों बदगुमानी करते हो? हाँ, जब तुम्हें पता चले कि वाकई में बैंकरप्ट हो गया है, यानी कि जब तुम राइट ऑफ करो तो राइट ऑफ इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस, राइट ऑफ इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस। सर क्या और कोई डिफरेंस है? हाँ, दो और डिफरेंसेस है, एक और यहां पर आ रहा है। क्या? अभी हमने रिसेंटली पढ़ा IAS 38, क्या था? क्या टाइटल क्या था इसका? इंटेंजिबल। इंटेंजिबल के अंदर एक हमने पढ़ा डेवलपमेंट कॉस्ट। याद आ रहा है सर? डेवलपमेंट कॉस्ट क्या ट्रीटमेंट की? बाय द वे हमने डेवलपमेंट कॉस्ट की क्या ट्रीटमेंट की? हमने कैपिटलाइज किया, और फिर ओवर द पीरियड क्या करते हैं? हम इसको एमोटाइज करते हैं। ऐसे ही सर नॉर्मली एज पर IFRS अकाउंटिंग प्रॉफिट की कैलकुलेशन में हम डेवलपमेंट कॉस्ट इज कैपिटलाइज, डेवलपमेंट कॉस्ट इज कैपिटलाइज, हम उसको कैपिटलाइज करते हैं एंड देन फिर हम क्या करते हैं? एंड देन क्या करते हैं? हम उसको एमोटाइज करते हैं। टैक्स लॉ वाला क्या कह रहा है कि तुमने डेवलपमेंट कॉस्ट की, हाँ, डेवलपमेंट कॉस्ट की, कितने की? 15 लाख की। वेरी गुड, वेरी गुड, ट्रीटेड एज एक्सपेंस। वहां पे कैपिटलाइजेशन नहीं है। वो कह रहा है 15 लाख का तुमने किया है, हाँ, कह रहा है ये डेवलपमेंट कॉस्ट का खर्चा तुमने किया है, इस खर्चे को P&L में चार्ज कर दो। मैं कह रहा हूं भाई P&L में चार्ज नहीं होता, ये बैलेंस शीट में कैपिटलाइज होता है, फिर हर साल इसको एमोटाइज करते हैं। अकाउंटिंग लॉस के मुताबिक, टैक्स लॉस के मुताबिक डेवलपमेंट कॉस्ट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, डेवलपमेंट कॉस्ट इज चार्ज टू P&L, डेवलपमेंट कॉस्ट इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस। हम इसको डायरेक्टली एक्सपेंस ट्रीट करेंगे और इस साल के प्रॉफिट में हम इसको माइनस कर देंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है कि डेवलपमेंट कॉस्ट को टैक्स लॉस कैपिटलाइज नहीं करवाता, और जब कैपिटलाइज नहीं करवाता तो फिर उसका एमोटाइजेशन भी एक्सेप्ट
नहीं करता। वो करता क्या है, आज तुमने 15 लाख का डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर किया, लेट्स ट्रीट दैट अमाउंट एज एन एक्सपेंस और उसको डायरेक्टली तुम प्रॉफिट को रिड्यूस करवा दो, यानी कि डेवलपमेंट कॉस्ट को हम डायरेक्टली एक्सपेंस कंसिडर करेंगे। सर और कोई डिफरेंस है? लास्ट, बस दैट्स इट, आखिरी मैंने इसीलिए पहले बता दिया आपको। अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर हम गेन ऑन रीवैल्यूएशन सरप्लस, सर रीवैल्यूएशन सरप्लस को रिकॉर्ड करते हैं, याद आ रहा है? रीवैल्यूएशन सरप्लस को रिकॉग्नाइज करते हैं। रीवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री क्या बनती है? रीवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री क्या बनती है? पीपीई डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस, जबकि टैक्स वाला रीवैल्यूएशन सरप्लस को अलाउ नहीं करता। रीवैल्यूएशन सरप्लस इज नॉट अलाउड। क्या मतलब? टैक्स वाला ये कहता है कि मैं तुझे एसेट की वैल्यू बढ़ाने नहीं दूंगा, रीवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करने दूंगा। इसका मतलब मैं तुम्हें एसेट की वैल्यू इंक्रीज नहीं करने दूंगा। क्यों? बात उसकी लॉजिकल है। रीवैल्यूएशन सरप्लस इज एन अनरियलाइज्ड गेन। एक्सीलेंट। रीवैल्यूएशन सरप्लस इज एन अनरियलाइज्ड गेन। हम भी ये कहते हैं, लेकिन फिर भी हम रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे ही टैक्स वाला कहता है जब ये अनरियलाइज्ड गेन है तो मैं रिकॉर्ड करने दूंगा, लेकिन कब? जब रियलाइज। और रियलाइज कब होगा? जब ये एसेट बिकेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है इसके अंदर? तो अभी फिलहाल गेन ऑन रिवैल्यूएशन हम एज पर आईएफआरएस तो रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन टैक्स वाला हमें गेन ऑन रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड करने नहीं देता। क्या ये बात समझ में आ रही है इसके अंदर? सर ये क्या कर रहे हैं हमने करंट टैक्स को कैलकुलेट करना था, और करंट टैक्स की डेफिनेशन क्या थी? टैक्स कैलकुलेटेड ऑन अ करंट ईयर टैक्सेबल प्रॉफिट। बस वहीं से कहानी थोड़ी सी चेंज हो गई। हमने कहा टैक्सेबल प्रॉफिट क्या है, तो हमने एक टैक्सेबल और अकाउंटिंग प्रॉफिट का एक डिफरेंस देखा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटिंग एंड द टैक्स प्रॉफिट। पहला जो मेजर हिंट हमारे पास है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या है। अकाउंटिंग प्रॉफिट द प्रॉफिट विच इज कैलकुलेटेड एज पर आईएफआरएस, और टैक्सेबल प्रॉफिट क्या है? टैक्स प्रॉफिट विच इज कैलकुलेटेड एज पर टैक्स लॉस। सर क्या इन दोनों अकाउंटिंग यानी कि आईएफआरएस और टैक्स लॉस में कोई कॉन्ट्रडिक्शंस हैं? हाँ, ये टोटल 7 तरह की कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो कि पेपर में टेस्ट की जा सकती हैं। वैसे तो और भी हो सकती हैं, लेकिन ये 7 तरह की कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो पेपर के अंदर टेस्ट की जा सकती हैं। क्या क्या कॉन्ट्रडिक्शंस हैं? नंबर 1, पहली कॉन्ट्रडिक्शन हमारे पास क्या आ रही है कि हम अकाउंटिंग के अंदर कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं? एक्रूअल, जबकि टैक्स वाला जनरली कौन सा सिस्टम फॉलो करता है? कैश बेस्ड सिस्टम। यानी कि हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं बगैर पेमेंट के। टैक्स वाला कहता है जब तक पेमेंट नहीं होगी एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं कर। दूसरा डिफरेंस हमारे पास क्या है कि हम डेप्रिसिएशन के लिए यूज करते हैं कौन सा मेथड? स्ट्रेट लाइन, या फिर जबकि टैक्स लॉस के अंदर कोई मेथड फिक्स नहीं है, वो रैंडम बेसिस के ऊपर टैक्स डेप्रिसिएशन चार्ज करवाता है। थर्ड, डोनेशंस, अनऑफिशियल डोनेशंस हैं, अनऑथराइज्ड डोनेशंस हैं, वो भी हम पीएनएल में चार्ज कर देते हैं, जबकि टैक्स वाला सिर्फ वो डोनेशन पीएनएल में चार्ज करवाता है जो कि ऑफिशियल हो, रजिस्टर्ड बिजनेस को, रजिस्टर्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन को दी जाए। फिर इसके बाद फाइन एंड पेनल्टीज को हम फखर से अपने पीएनएल का पार्ट बनाते हैं, जबकि टैक्स वाला फाइन और पेनल्टीज को पीएनएल का पार्ट नहीं बनाता, वो उसको एक्सपेंस ट्रीट ही नहीं करता। फिर इसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट हम फखर से रिकॉर्ड करते हैं, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रेडिट, जबकि आईएफआरएस के अंदर तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन टैक्स लॉस वाला प्रोविजन को रिकॉर्ड नहीं करता। तो टैक्स वाला किसको अलाउ करता है? राइट ऑफ को, कि जब तू वाकई में कंफर्म हो जाए कि पैसे नहीं मिलेंगे तो हम उसको एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आप क्या जा रहे हैं? डेवलपमेंट कॉस्ट। डेवलपमेंट कॉस्ट इज कैपिटलाइज्ड एंड विल बी एमोर्टाइज्ड ओवर द अकाउंटिंग पीरियड्स, जबकि टैक्स लॉस वाला क्या कह रहा है कि डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करना, पूरा का पूरा डेवलपमेंट कॉस्ट चार्ज कर देना। कहां पे चार्ज कर देना? पीएनएल के अंदर। और लास्ट वन इज द रीवैल्यूएशन सरप्लस इज रिकॉग्नाइज्ड इन एज पर आईएफआरएस, लेकिन टैक्स लॉस के मुताबिक अभी फिलहाल हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे बिकॉज इट्स एन अनरियलाइज्ड गेन। क्या ये बात समझ में आ रही है जी? यहां तक क्लियर है? कुछ पूछ रहे थे उमर तुम शायद? यहां तक क्लियर है? तो ये 7 तरह के कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि अकाउंटिंग और टैक्सेबल प्रॉफिट में आ रहे हैं। अब करना क्या होगा, गौर से सुनिएगा। एग्जामिनर आपको देगा अकाउंटिंग प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट देगा? हमें इसको बनाना है। क्या बनाना है? हाँ, इसके लिए ये रूल्स याद होने चाहिए। ये 7 है, ज्यादा नहीं है। कितने हैं? 7 तरह के रूल्स याद होने चाहिए कि क्या चीजें अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर, सॉरी टैक्सेबल प्रॉफिट के अंदर या टैक्स लॉस के मुताबिक अलाउड है और कौन सी चीजें टैक्स लॉस के अंदर अलाउड नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है इसके अंदर? तो हमें करना क्या है, इस अकाउंटिंग प्रॉफिट को, सर क्यों ये ख्वारी क्यों कर रहे हैं? अकाउंटिंग प्रॉफिट को हम टैक्सेबल प्रॉफिट क्यों बना रहे हैं? करंट टैक्स कैलकुलेट कर, क्योंकि करंट टैक्स का रूल क्या है? टैक्स कैलकुलेटेड ऑन अ करंट ईयर। हाँ, एग्जामिनर आपको कौन सा प्रॉफिट देगा? अकाउंटिंग प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट देगा? मुझे इन लॉस को अप्लाई करते हुए, क्वेश्चन के डाटा को रीड करते हुए मुझे इस अकाउंटिंग प्रॉफिट को किस में कन्वर्ट करना है? टैक्सेबल प्रॉफिट में। क्या ये बात समझ में आ रही है
कैसे करेंगे आए जरा देखते हैं इसके अंदर। पेज नंबर आपके पास 88 से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इसकी डेफिनेशंस हम बाद में पढ़ेंगे, डेफिनेशंस हम बाद में पढ़ेंगे। पहले पेज नंबर 89 पे है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसकी थ्योरी को हम रीड करेंगे लेकिन बाद में। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाए प्लीज। चलें आए जरा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 1 जी पढ़ेगा जरा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, डिटेल्स क्या है? अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना दिया हुआ है मेरे पास? 5 मिलियन 50 लाख का अकाउंटिंग प्रॉफिट मेरे पास गिवन है। गुड हो गया, आगे चलें। कंपनी के पास फिक्स एसेट्स हैं, कितने के फिक्स एसेट्स हैं? 25 लाख के। गुड हो गया, आगे चले। अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन रेट कितना परसेंट है? 5%। गुड हो गया, आगे चले। हाँ टैक्स वाला क्या कह रहा है, मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा कितने परसेंट के ऊपर? भाई हमारा 5% स्ट्रेट, मुझे नहीं पता। टैक्स वाला क्या कह रहा है कि मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा कितने परसेंट से? 10% से। आगे जी बैड डेट प्रोविजन 10% ऑफ व्हाट, किसके ऊपर लगता है? 10% किसके ऊपर लगता है? अकाउंट्स रिसीवेबल के ऊपर। बैड डेट का प्रोविजन 10% पे। आगे अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू 1 मिलियन दे दी। आगे 5 लाख के हमारे पास डोनेशन है। फिर ये नहीं भी कहती तब भी मैं बताया कि फाइन एंड पेनल्टीज नॉर्मली टैक्स लॉस के अंदर अलाउड नहीं होती। आगे इसके बाद जी यानी कि जो डोनेशन, कितने की डोनेशन आ रही थी? कितने की डोनेशन आ रही थी? 5 लाख की। उसमें से 20% डोनेशन हमने किसको दी है? सर्वेंट्स को। अच्छा पहले तो मुझे एक बात बताएं, बैड डेट का प्रोविजन क्या टैक्स वाला इस एक्सपेंस को अलाउ करेगा? लेकिन देखो ऊपर जो अकाउंटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सॉरी प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर टैक्स। क्या दिया हुआ है आपको? प्रॉफिट बिफोर, यानी कि ये नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट का मतलब है कि इसमें से अकाउंटिंग लॉस के मुताबिक हम ऑलरेडी डिडक्शंस कर चुके हैं। सर क्या बैड डेट के प्रोविजन की टैक्स वाला डिडक्शन अलाउ करेगा? नहीं करेगा। इसी तरीके से प्रोविजन फॉर बैड डेट के अलावा क्या जो डोनेशन हमने सर्वेंट्स को दिए उसकी डिडक्शन टैक्स वाला अलाउ करेगा? नहीं, उसकी डिडक्शन भी अलाउ नहीं करेगा। क्या अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन टैक्स वाला अलाउ करेगा? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अगर अलाउ नहीं करेगा तो टैक्स वाला कौन सा डेप्रिसिएशन अलाउ करेगा? टैक्स डेप्रिसिएशन। क्या ये बात समझ में आ रही है? सर अब हमें करना क्या है, इस अकाउंटिंग प्रॉफिट को हमें टैक्सेबल प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। क्यों रिक्वायरमेंट पड़े जरा मिस? कैलकुलेट टैक्सेबल प्रॉफिट करंट टैक्स पेबल। जी सर मैं करंट टैक्स कैलकुलेट कर ही नहीं सकता जब तक कि पहले क्या कैलकुलेट ना कर लूं? टैक्सेबल प्रॉफिट। चले आए जरा देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 5 मिलियन। और याद रहे ये नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है? इसमें आपके पास डेप्रिसिएशन, बैड डेट, डोनेशन, फाइन, ये सब चीजें ऑलरेडी माइनस हुई है। सही कह रहा हूं मैं? ये सारी चीजें आपके पास माइनस हुई है। अब सर जब मुझे इसका इंपैक्ट रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा? ऐड। एक मिनट पहले, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब पहले मुझे एक बात बताएं, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे लेस करेंगे? ऐड कर देंगे। क्यों सर? इसमें ऑलरेडी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन डिडक्टेड है। हम कर क्या रहे हैं सर, इस अकाउंटिंग प्रॉफिट में हम इसको एडजस्टमेंट करके क्या कौन सा प्रॉफिट बनाने जा रहे हैं? टैक्सेबल प्रॉफिट। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? एसिड की कॉस्ट कितनी है? हाँ 2.5 बिलियन 25 लाख। और कितना परसेंट है? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 5% हमारे पास था, तो कितना आ रहा है? 1,25,000। ये ऐड करेंगे लेस करेंगे? सर ये ऐड कर देंगे। क्यों सर? ये डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस है, ये ऑलरेडी क्या हो चुका है? सर इसका इंपैक्ट रिमूव करना है तो इसीलिए हमने उसको प्लस कर दिया, ऐड बैक कर दिया। देखो डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है, तुम्हारे प्रॉफिट को कम कर दिया होगा। जब इसका इंपैक्ट रिमूव करना है तो मैं प्रॉफिट को क्या करूंगा? बढ़ा दूंगा। तो मैंने प्रॉफिट को इंक्रीज कर दिया। सर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं है, लेकिन वो वाला डेप्रिसिएशन अलाउ है। कौन सा वाला? हाँ तो सर आए जरा टैक्स डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे माइनस करेंगे? माइनस। तो आए जरा डेप्रिसिएशन टैक्स 2.5 मिलियन 25 लाख का कितना परसेंट? 10% अलाउ कर रहा है। प्लस होगा माइनस होगा? कितना? 2,50,000। क्या ये बात समझ में आ रही है? और कोई एडजस्टमेंट अभी फिलहाल रिक्वायर्ड है? सर प्रोविजन फॉर बैड डेट हमने अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर माइनस किया हुआ होगा, जबकि टैक्स वाला उसको अलाउ नहीं कर रहा। तो क्या करेंगे? प्रोविजन फॉर बैड डेट को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट, काश के यहां पर राइट ऑफ होता, क्या होता? तो फिर मैं इसको माइनस कर देता, बल्कि माइनस करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी मेरे पास डिडक्टेड होता, तो मैं इसको यहां पर एडजस्ट करता। प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना परसेंट है? अकाउंट रिसीवेबल कितना है?
1 मिलियन का कितना परसेंट, सॉरी कितना आ रहा है, ऐड करेंगे लेस करेंगे, ऐड जी। इसके बाद नेक्स्ट डोनेशंस, सारी डोनेशन ऐड बैक कर दें, नहीं सर सारी डोनेशन ही, कितने परसेंट डोनेशन, 5 लाख की कितने परसेंट डोनेशन सर 20%, वो डिसअलाउड है। क्यों डिसअलाउड है, क्योंकि हमने सर्वेंट्स को दिए अनऑफिशियल डोनेशंस हैं। तो कितना आ रहा है 1 लाख, ऐड होगा लेस होगा, ऐड होगा। और उसके अलावा जी और कोई एडजस्टमेंट होगी, फाइन एंड पेनल्टीज, सर फाइन एंड पेनल्टीज, सर ये हमने तो एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है लेकिन एज पर टैक्स लॉज ये अलाउड नहीं है, तो ऐड करेंगे लेस करेंगे, ऐड करेंगे। कितना है, 30,000। और कोई इसके अलावा, चले अब मुझे बताएं कि टैक्सेबल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 5105,000। ये क्या आ गया सर, ये मेरे पास आ गया, दैट इज दी टैक्सेबल प्रॉफिट। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, बी रिक्वायरमेंट देखें, क्या कैलकुलेट करना है मुझे, करंट टैक्स। और करंट टैक्स किसको कहते हैं, टैक्स कैलकुलेटेड ऑन अ करंट ईयर। कौन सा वाला प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट। क्या आप मेरे पास टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया है, यस सर। तो जरा करंट टैक्स कैलकुलेट करते हैं कि टैक्सेबल प्रॉफिट कितना है, टैक्सेबल प्रॉफिट कितना है, टैक्सेबल प्रॉफिट इज 5105,000। इसका कितना परसेंट, 30%। कितना आ रहा है 153,150,000। ये क्या आ गया, दैट इज द अमाउंट ऑफ करंट टैक्स। तो याद रखिएगा करंट टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए मुझे टैक्सेबल प्रॉफिट का होना जरूरी है। अगर एग्जामिनर डायरेक्टली खुद दे दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देगा तो मैं अकाउंटिंग प्रॉफिट को कन्वर्ट करूंगा, किसमें कन्वर्ट करूंगा मैं, टैक्सेबल प्रॉफिट के अंदर। क्या ये बात समझ में आ रही है, हेलो, इसको कॉपी करें जरा। अच्छा अब ये जो करंट टैक्स हम कैलकुलेट करते हैं, इस करंट टैक्स की अकाउंटिंग एंट्री क्या बनती है, गौर से सुनिएगा। इस करंट टैक्स की अकाउंटिंग एंट्री क्या बनती है सर, ये जो करंट टैक्स हमने कैलकुलेट किया इसकी अकाउंटिंग एंट्री बनती है इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट। क्या कहा मैंने, इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट और इनकम टैक्स पेबल क्रेडिट, इनकम टैक्स पेबल क्रेडिट। तो एंट्री बना लीजिएगा, जो भी आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं उसके अंदर भी यही एंट्री बनेगी, इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट और इनकम टैक्स पेबल क्रेडिट। तो ये जो करंट टैक्स हमने कैलकुलेट किया इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या है, इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट और इनकम टैक्स पेबल क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 2 का टैक्सेबल प्रॉफिट कितना आ रहा है, टैक्सेबल प्रॉफिट कितना आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का, 9,68,000 यही आ रहा है। और उसके ऊपर कितना परसेंट है टैक्स रेट, 30% टैक्स रेट है। तो करंट टैक्स फॉर द ईयर कितना आ रहा है, 2,88,000। क्या एंट्री बनेगी इसकी, इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट और इनकम टैक्स पेबल क्रेडिट। 960 इज द टैक्सेबल प्रॉफिट एंड देन इसके ऊपर 30% टैक्स रेट लगेगा, तो 2,88,000 आपके पास करंट टैक्स आएगा। अच्छा अब सुनिएगा जरा, इनकम टैक्स का मतलब कितने तरह के टैक्सेस कैलकुलेट करने थे, 3 तरह के। कौन कौन से, करंट टैक्स। करंट टैक्स क्या था, टैक्स कैलकुलेटेड ऑन अ करंट ईयर टैक्सेबल प्रॉफिट। हमने टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखा, उसके ऊपर करंट टैक्स लगा दिया। अब आते जरा दूसरा टैक्स। दूसरा टैक्स क्या नाम है उसका, प्रायर पीरियड टैक्स। प्रायर पीरियड टैक्स, अब सुनिएगा जरा प्लीज सर, प्रायर पीरियड टैक्स है क्या, टैक्स of a previous year, tax of a but adjusted in the current year। अब होगा क्या, सुनिएगा जरा, जो F6 पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा इस चीज का आइडिया होगा, नहीं भी है तो कोई मसला नहीं। हम इनकम टैक्स की कैलकुलेशन में नॉर्मली करते क्या है, इनकम टैक्स कैलकुलेट कर दिया, फॉर इंस्टेंस 2,88,000 इनकम टैक्स आ गया, ये कहलाती है सेल्फ असेसमेंट। क्या कहलाती है ये, इनकम टैक्स के अंदर एक टर्म यूज होती है सेल्फ असेसमेंट। FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, यानी कि जो भी इनकम टैक्स अथॉरिटीज है वो क्या कहती हैं कि आप टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करें और इनकम टैक्स की अमाउंट कैलकुलेट कर लें और बता दें इनकम टैक्स की अमाउंट कितनी है। हमने करा क्या सर, 2016 के अंदर हमने कैलकुलेशन की, टैक्सेबल प्रॉफिट निकाला और इनकम टैक्स हमने कैलकुलेट कर लिया। फॉर इंस्टेंस इनकम टैक्स हमने कैलकुलेट कर लिया 5 लाख का। कितने का कैलकुलेट कर लिया हमने, 5 लाख का। ये कहलाती है सेल्फ असेसमेंट स्कीम। क्या कहलाती है, इनकम टैक्स वाला कह रहा है मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तुम खुद टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करो, खुद इनकम टैक्स कैलकुलेट करो। जब मैं खुद कर रहा हूं तो उसको कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। क्या कहते हैं इसको,
मैंने सेल्फ असेसमेंट की और मैंने इनकम टैक्स कैलकुलेट कर लिया 5 लाख, और 5 लाख का टैक्स मैंने गवर्नमेंट को जाके पे कर दिया। अब टैक्स वाला क्या कह रहा है, मैं छोड़ूंगा तो नहीं तुझे, क्योंकि ये तो खुद कर रहा है ना, और पाकिस्तानी है तो तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे पता है तू डंडी मारेगा इसके अंदर, जो अलाउड है डिसअलाउड करेगा, डिसअलाउड किया तो तेरा बचपन का हॉबी है, तो तू फारिग होता है तो यही 2 नंबरी करता है। याद कर, अम्मी ने दिए थे तुझे 50 रुपए दूध लेकर आ, 5 रुपए तेरी जेब में, तो ये तो तू बचपन से करता आ रहा है, ये तो तेरे खून में बचपन से है तू। इसका मतलब ये है कि ये मैं तुझ पे भरोसा नहीं कर सकता, मैं इसको चेक करूंगा, वेरीफाई करूंगा। क्या करूंगा मैं खुद कैलकुलेट करूंगा और फिर कंफर्म करूंगा कि तूने जो टैक्स कैलकुलेट किया था वो सही है या नहीं। कब करोगे? अगले साल करूंगा, क्या जल्दी है? तूने टैक्स पे कर दिया 5 लाख, कह रहा मैंने पे कर दिया। नेक्स्ट ईयर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको इवैल्यूएशन रिपोर्ट मिली और पता चला कि जो तूने 2016 का इनकम टैक्स कैलकुलेट किया था, कितना कैलकुलेट किया था? इट शुड हैव बीन 5,20,000। इट शुड हैव बीन, मैं ना कहता था तो एक नंबर का डंडीबाज है। क्या कह रहा है इसके अंदर कि तूने कितना टैक्स कैलकुलेट किया था? 5 लाख। जबकि मैंने जब कैलकुलेशन की तो तूने गड़बड़ की हुई थी कैलकुलेशन में, जो अलाउड नहीं था उसको डिसअलाउड कर दिया, जो डिसअलाउड का उसको अलाउ करके। देखा जाए तो तेरा टैक्स कितना होना चाहिए था? अब सुनना, टैक्स ऑफ अ प्रीवियस ईयर शुड हैव बीन कितना होना चाहिए था? 520। लेकिन तूने कितना रिकॉर्ड किया था? 5 लाख। ऐसा ही ज्यादा रिकॉर्ड किया था, कम रिकॉर्ड किया था? सर क्या इनकम टैक्स वाला जाने देगा तुझे? नहीं, वो कहेगा 20,000 का तुझे और टैक्स पे करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि टैक्स ऑफ अ प्रीवियस ईयर, क्या कहा मैंने? टैक्स ऑफ अ, लेकिन अब एडजस्ट कब करेंगे? करंट ईयर में। क्या बात समझ आ रही? प्रायर पीरियड टैक्स किसको कहते हैं? कि ये टैक्स पिछले साल का, बा खुदा ये टैक्स इस साल का नहीं है, इस साल का टैक्स तो हमने कैलकुलेट कर लिया। कौन सा टैक्स था ये? करंट टैक्स। ये इस साल का टैक्स था। लेकिन ये जो आज मैं यहां पर 2017 के अंदर खड़ा हुआ हूं, 2017 के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि तुम्हारा इनकम टैक्स होना चाहिए था 5,20,000। कौन से साल का? 2016 का। टैक्स ऑफ अ प्रीवियस ईयर शुड हैव बीन 5,20,000, बट यू हैव रिकॉर्डेड द टैक्स एक्सपेंस कितना? 5 लाख। ज्यादा रिकॉर्ड किया, कम रिकॉर्ड किया है? कम रिकॉर्ड किया है। तो पता चला कि प्रायर पीरियड टैक्स के अंदर 2 पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो अंडर प्रोविजन होगा, क्या होगा? या फिर ओवर प्रोविजन होगा। क्या होगा? यानी कि प्रायर पीरियड टैक्स के अंदर 2 एडजस्टमेंट होंगी, या तो अंडर प्रोविजन होगा या फिर, अभी हमारी एग्जांपल के अंदर अंडर प्रोविजन है, ओवर प्रोविजन है? अंडर प्रोविजन है कि तुमने लास्ट ईयर का टैक्स कम रिकॉर्ड किया था, अंडर रिकॉर्ड किया था, कम रिकॉर्ड किया था। इस सिचुएशन को हम कहते हैं अंडर प्रोविजन। सऊद क्या कहते हैं इसको हम? अंडर प्रोविजन। क्या ये बात सुन में आ रही है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। सर, प्रायर पीरियड टैक्स, इट्स अ टैक्स ऑफ अ प्रीवियस ईयर, बट वी नीड टू एडजस्ट इन द करंट ईयर। 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। लास्ट ईयर या तो तुमने टैक्स एक्सपेंस कम रिकॉर्ड किया होगा, या फिर तुमने लास्ट ईयर टैक्स एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड किया होगा। अगर तो तुमने लास्ट ईयर टैक्स एक्सपेंस कम रिकॉर्ड किया है तो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? और अगर तुमने लास्ट ईयर टैक्स एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड किया होगा तो उसको क्या कहेंगे? ओवर प्रोविजन। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब थोड़ा सा अपनी किडनी को इस्तेमाल करें, क्योंकि दिमाग तो 0 मीटर पन्नी पैक पड़ा है। किडनी को इस्तेमाल करें थोड़ा सा। आईफोन अल्लाह मालिक, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। कहीं ना कहीं से दूसरी किडनी इस्तेमाल कर ली के बाद में क्या करें, लेकिन अभी एक किडनी को इस्तेमाल करते हुए मुझे बताएं, क्या अगर अंडर प्रोविजन था? क्या था? अंडर प्रोविजन का मतलब लास्ट ईयर टैक्स एक्सपेंस कम रिकॉर्ड किया है, तो इस साल मैं अपना टैक्स एक्सपेंस बढ़ाऊंगा या कम करूंगा? बढ़ाऊंगा। ये हुई ना किडनी वाली बात। क्या अब मुझे इस ईयर अपना टैक्स एक्सपेंस बढ़ाना पड़ेगा? तो सर हम एंट्री क्या बनाएंगे अंडर प्रोविजन के अंदर? एंट्री क्या बनाएंगे? बोलो टेल बोलो। इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। बैंक क्रेडिट क्या मतलब? बेटा ये लायबिलिटी नहीं रिकॉर्ड करने दूंगा। इंसान का बच्चा बनो, फौरन पे कर। लास्ट ईयर का टैक्स है ये, तू कह रहा है पे करूंगा, दूंगा तुझे कान के नीचे। पे कर अंडर प्रोविजन। लास्ट ईयर का टैक्स है, अभी भी कह रहा है पे करूंगा। ये फौरन पे कर दिया जाता है, ये फौरन पे। अंडर प्रोविजन का टैक्स आप फौरन पे कर देते हैं। इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब उसी किडनी को वापस इस्तेमाल करें और मुझे बताएं कि व्हाट इफ कि अगर ओवर प्रोविजन होगा। क्या होगा? ओवर प्रोविजन होगा। ओवर प्रोविजन का मतलब लास्ट ईयर टैक्स एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है। तो बताओ इस साल मुझे टैक्स एक्सपेंस कम करना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा?
कम करना पड़ेगा। तो कितनी का इस्तेमाल करते हैं बताओ, इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। इनकम टैक्स एक्सपेंस को क्या करेंगे हम? क्रेडिट करेंगे। सर डेबिट क्या करेंगे? इनकम टैक्स पेबल। एक्सेलेंट। क्यों सर? बैंक करो ना, बैंक। बेटा गवर्नमेंट कभी भी पैसे वापस नहीं करती, गवर्नमेंट कभी भी पैसे वापस नहीं करती। गवर्नमेंट कहती है तेरी लायबिलिटी को रिड्यूस कर दूंगा लेकिन तुझे पैसे कभी भी वापस नहीं दूंगा। क्या बात हमारी इसके अंदर? जी यहाँ तक क्लियर है सर? इफ दैट इज अंडर प्रोविजन का केस तो ये वाली एंट्री बनेगी, और इफ दैट इज ओवर प्रोविजन का केस तो ये वाली एंट्री बनेगी। यहाँ तक नोट करें, फिर हम आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। करंट टैक्स की कैलकुलेशन के लिए टैक्सेबल प्रॉफिट का होना जरूरी है, इसके बगैर मैं करंट टैक्स कैलकुलेट नहीं कर सकता। फिर रिपीट कर रहा हूं, करंट टैक्स की कैलकुलेशन किसके ऊपर होगी, किसकी बेसिस पे होगी? टैक्सेबल प्रॉफिट। क्वेश्चन के अंदर आपके पास टैक्सेबल प्रॉफिट अगर गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मुझे इस अकाउंटिंग प्रॉफिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? अब सुनना जरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 99% सिचुएशन के अंदर एग्जामिनर तुम्हें टैक्सेबल प्रॉफिट दे देगा। सर तो भाई आपने ख्वारी क्यों कराई? 1% के लिए। आप लोगों को अपने ऊपर भरोसा है ना? भरोसा है ना आप लोगों को? आप लोगों को अपने ऊपर पूरा भरोसा है ना कि आप लोग जिस अटेम्प्ट में जाते हैं तो दूसरों को भी बर्बाद करके आते हैं। तो उस सिर्फ 1% के लिए, उस 1% के लिए कि अगर खुदा ना खास्ता कि आपके होने की वजह से वो मनुसियत अगर आ जाए, वो नहुसियत आ जाए, तो उसके लिए हमने सिर्फ ये 1% के लिए प्रैक्टिस की कि इफ अगर टैक्सेबल प्रॉफिट ना हो तो मैं इस अकाउंटिंग प्रॉफिट को टैक्सेबल प्रॉफिट में बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकता हूं। सर ये पहले बता देते तो आप लोग मुझे लिफ्ट नहीं कराते, तो इसलिए मैंने पहले नहीं बताया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अगर ये नोट डाउन कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए जरा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आ गए सब? जी चले आगे पढ़ते जरा। जी क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेगा जरा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? बिल्कुल मेरी बात करें, मेरी बात है बिल्कुल सिंपल है। एस्टिमेटेड, क्या एस्टिमेट किया मैंने? Income tax liability for the year ended 31st December. ये लाइन आप एक मरतबा और पढ़े जरा, एक लाइन फिर से, ये फिर से पढ़े वाली लाइन। सर जो नहीं नहीं मेरी ठीक है income tax liability for the year ended 31st. यार ये क्या है? ये अब आप लोग दिल में पढ़े, भले मेरा नाम लेके पढ़े, कोई इशू नहीं, आई डोंट माइंड, लेकिन मुझे बताएं ये है क्या? ये है क्या यार? ये है क्या? दिल में पढ़े जरा, दिल में पढ़े। और ये है क्या प्लीज सब? एवरीबडी रीड इन योर हार्ट्स, दिल में पढ़े हैं, दिल में पढ़े इसको जरा। जी क्या है ये? सर ये आपको क्या दिया हुआ है? ये क्या? ये टैक्सेबल प्रॉफिट है ये? सर ये क्या है? करंट टैक्स। ये आपको डायरेक्टली क्या दे दिया उसने? करंट। बात समझ आ रही है? इसके अंदर ये आपने वर्डिंग देखनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे लिखा होता है कि कंपनी इज टैक्सेबल प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो ये क्या होता? टैक्सेबल प्रॉफिट। मैं इसके ऊपर टैक्स रेट लगाता, लेकिन अभी क्या लिखा हुआ है? सिंपल हैज एस्टिमेटेड इट्स इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2008 एट $1,80,000। तो ये $1,80,000 क्या है? ये करंट टैक्स। क्या ये बात समझ आ रही है? जी आगे पढ़ेगा जरा फिर। In the previous year, the income tax liability has been estimated as 150. Had been estimated at 1,50,000। लास्ट ईयर हमने इनकम टैक्स लायबिलिटी कितनी एस्टिमेट की थी? 1,50,000। पता नहीं क्यों इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तलब पड़ेगा जरा। Calculate the tax expense that will be shown in देखिए क्या रिक्वायरमेंट है? कैलकुलेट दी इनकम टैक्स एक्सपेंस दैट वुड बी शोन इन दी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सर इनकम स्टेटमेंट के अंदर, एक मिनट रुकिएगा प्लीज। इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है। जब इनकम टैक्स कैलकुलेट करना होगा पीएनएल के अंदर, तो देयर आर कितने तरह के टैक्सेस? 3 तरह के टैक्सेस। कौन से? करंट टैक्स, नंबर 2, नंबर 3 डेफर्ड टैक्स। यहां तक क्लियर है? इसके अंदर सर मुझे एक टैक्स तो मुंह पे दिया हुआ है, कौन सा वाला? करंट टैक्स। कितना है करंट टैक्स? कितना दिया हुआ है? 1,80,000। लिख दो इधर ही। चले अब आगे पढ़ेगा जरा। Calculate the tax expense that will be shown in the statement of profit or loss for the year ended 31st December 2008 if the amount that was actually agreed and settled with the tax authority in respect of 2007 was 2007 के मुताबिक जो अब के बाद, अब ये 2 केसेस है बेसिकली। पहले हम क्वेश्चन में 3A करते हैं। 3A पहले सिचुएशन के अंदर आपके पास क्या कह रहा है कि अज्यूम करें कि आपके पास जो लायबिलिटी आपके पास एक्सेप्ट हुई है या एग्रीड हुई है, जो टैक्स के अमाउंट एग्रीड किए टैक्स डिपार्टमेंट ने, टैक्स अथॉरिटीज ने इन रिस्पेक्ट ऑफ द 2007 पिछले साल से रिलेटेड, कितनी आ रही है?
1,65,000, जबकि हमने टैक्स कितना एस्टिमेट किया था 2007 का 1,50,000। इसका मतलब ये है कि हमने टैक्स ज्यादा एस्टिमेट किया था, कम एस्टिमेट किया था? कम। हमने लास्ट ईयर इनकम टैक्स एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड किया था, कम रिकॉर्ड किया था? कम रिकॉर्ड किया था। इसका मतलब ये हमारे पास अंडर प्रोविजन है या ओवर प्रोविजन है? अंडर प्रोविजन है। क्या ये बात समझ में आ रही है? हमने टैक्स एस्टिमेट कितना किया था? 1,50,000। टैक्स वाला क्या कह रहा है कि तुम्हारा एक्चुअल में टैक्स 1,50,000 नहीं है, बल्कि कितना है? 1,65,000। तो बताओ एंट्री क्या बनेगी? एंट्री क्या बनेगी? इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट और इनकम टैक्स पेबल, सॉरी बैंक क्रेडिट। कितने से? कितने से? 15,000। कितने से बनेगी? ऐसा ही है ना कि 150 एस्टिमेट किया था, एक्चुअल में 1 पैसा है सर, वो 150 तो मैंने पे कर दिए, अब बाकी कितना बचा है? 15,000। तो सर वो 15,000 की एंट्री, 15,000 की एंट्री क्या बनी होगी? इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट और बैंक कितने से? 15,000 से। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये मेरे टैक्स एक्सपेंस को बढ़ा देगा, कम करेगा? बढ़ा देगा। कितने से बढ़ा देगा? 15,000 से। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या अभी कोई डेफर्ड टैक्स की कोई डिस्कशन है? 0। तो कितना आ रहा है? तो 190, द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स टू बी रिपोर्टेड इन P&L इज 1,95,000। क्या ये बात समझ में आ रही है? जी यहां तक क्लियर है? इसका बी पार्ट करते हैं जरा। बी पार्ट अगेन इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, और जब इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है तो 3 तरह के टैक्सेस चाहिए। कौन कौन से? नंबर 1 करंट टैक्स, नंबर 2 प्रायर टैक्स, एंड थर्ड वन इज दी करंट टैक्स। मेरे पास गिवन है ऑलरेडी। हेलो, 1,80,000 प्रायर टैक्स। चले अब बताएं जरा केस 2 सिनेरियो बी के अंदर कह रहा है इनकम टैक्स हमने एस्टिमेट किया था 150। सही कह रहा हूं मैं? जबकि टैक्स अथॉरिटीज कह रही है केस बी के अंदर कि आपका एक्चुअल इनकम टैक्स 150 नहीं है बल्कि 1। इसका मतलब लास्ट ईयर तुमने टैक्स एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड किया, कम रिकॉर्ड किया है? ज्यादा रिकॉर्ड किया है। ओवर प्रोविजन है, अंडर प्रोविजन है? ओवर प्रोविजन है। इसका मतलब इस साल टैक्स एक्सपेंस बढ़ेगा या कम हो जाएगा? सर जब कम हो जाएगा तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री क्या बनेगी? इनकम टैक्स पेबल डेबिट और इनकम टैक्स एक्सपेंस कितने से? 10,000 से। अब मुझे बताओ कि यहां पर 10,000 प्लस करूंगा या माइनस? वेरी गुड, एक्सीलेंट सर, ये जहन में रखना आपने। और डेफर्ड टैक्स की कोई बात नहीं है। तो व्हाट अमाउंट शुड बी चार्ज टू P&L? क्या ये बात समझ में आ रही है? जी क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर ये बात समझ में आती है तो क्वेश्चन नंबर 4 खुद से ट्राई करें। शाबाश, जल्दी से जी। क्वेश्चन नंबर 4 खुद से ट्राई करें। नहीं, खुद से ट्राई करें, वही कह रहा हूं मैं आपसे जी। 1,20,000 को इनकम टैक्स कंसिडर करने वालों, अलग से हिसाब किताब होगा तुम्हारा। सर डोंट ट्राई टू बी द बेगर्स ऑफ लाइन। इस क्वेश्चन का लर्निंग आउटकम है ये। सर आपने पिछले क्वेश्चन के अंदर तो डायरेक्टली जो अमाउंट दी हुई थी, जो आपने अमाउंट दी हुई थी, कितनी दी हुई थी? 1,80,000। उसको आपने इनकम टैक्स लायबिलिटी कंसिडर कर लिया था। तो सर यहाँ पर जो आपके पास 1,20,000 आ रहा है, ये भी हमारी क्या करंट टैक्स है? नहीं, ये आपको क्या दिया हुआ इसने? टैक्सेबल प्रॉफिट। क्या ये बात समझ में आ रही है इसके अंदर? सर ये 1,20,000 करंट टैक्स नहीं है, ये टैक्सेबल प्रॉफिट है। इस टैक्सेबल प्रॉफिट के ऊपर वो लगेगा, क्या लगेगा? टैक्स रेट। क्या ये बात समझ में आ रही है? हेलो जैन सर, मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन क्या है? कह रहा है 2008 डर्टन कंपनी टैक्सेबल प्रॉफिट ऑफ 1,20,000। इट्स नॉट अ करंट टैक्स, इट्स नॉट अ इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर। ये आपको क्या दिया हुआ है? ये टैक्सेबल प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है। तो इस टैक्सेबल प्रॉफिट के ऊपर पहले हम कैलकुलेट करेंगे टैक्स रेट लगा के करंट टैक्स। तो कितना आ रहा है करंट टैक्स? कितना आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए, करंट टैक्स कितना आ रहा है? कैसे? 1,20,000 का कितना परसेंट? 30%। कितना आ रहा है? 36,000। ये है करंट टैक्स, ये है करंट टैक्स आपके पास। अच्छा अब मुझे बताएं कि लास्ट ईयर हमने टैक्स कितना एस्टिमेट किया था? 30,000। जबकि टैक्स डिपार्टमेंट क्या कह रहा है कि तुम्हारा एक्चुअल में टैक्स था कितना? 35। अंडर प्रोविजन, ओवर प्रोविजन? अंडर प्रोविजन। तो इसका मतलब 5,000 का प्रायर टैक्स हम रिकॉर्ड करेंगे, और डेफर्ड टैक्स है नहीं, तो 41,000 इज द इनकम टैक्स फॉर द पीरियड। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा पार्ट बी, रिक्वायर्ड बी के अंदर करंट टैक्स 36,000 ही आएगा, लेकिन 36,000 के बाद पार्ट बी के अंदर क्या कह रहा है कि आपने इनकम टैक्स एस्टिमेट किया था 30,000, जबकि एक्चुअल में इनकम टैक्स कितना है? 25,000। तो लास्ट ईयर मैंने ज्यादा एस्टिमेट किया था, कम एस्टिमेट किया था?
ज्यादा एस्टिमेट किया था, तो उसका मतलब अंडर प्रोविजन, ओवर प्रोविजन, ओवर प्रोविजन। तो प्लस करेंगे माइनस करेंगे, तो प्रायर टैक्स 5000 माइनस कर देंगे। क्या ये बात सुन में आ रही है जी? यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 करें, शाबाश। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपने इनकम टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस देना है। इनकम स्टेटमेंट का बैलेंस नहीं बताना आपने, ये नहीं बताना इनकम टैक्स कितना चार्ज होगा पीएनएल के अंदर। वो पूछ रहा है इनकम टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस, और इनकम टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? लेजर, टी अकाउंट। याद रखिएगा। सर एक सवाल आया, क्या सवाल आया कि सर कैसे पता चलेगा कि इनकम टैक्स लायबिलिटी का लेजर बनेगा? याद रखिएगा, जब भी बैलेंसेस दिए हुए हो ना, क्या दिए हुए हो? बैलेंसेस, तो हमेशा वर्किंग लेजर पे होती है। फिर जब ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हो तो बैलेंसेस की देने के बाद अब आपने वर्किंग जो करनी है वो लेजर्स पे करनी है। चले आए जरा देखते हैं कि हमारे पास होगा कैसे। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेगा जरा, क्वेश्चन नंबर 5। Fresh company has a final बिल्कुल मेरी बात करिए। फ्रेश कंपनी, बिल्कुल कितने फ्रेश कंपनी का क्या है फाइनेंशियल ईयर? ending on 31st December. अच्छा, एंडिंग ऑन 31 दिसंबर। 31 दिसंबर पे एंड हो रहा है। आगे 31st December 2016 and had a liability for 2016 के एंड पे, जबकि अकाउंटिंग का ईयर एंड बताएं कि हमारे करंट अकाउंटिंग का ईयर एंड क्या? 31 दिसंबर 2017। तो जो 16 की क्लोजिंग है वो 2017 की ओपनिंग। पहले ही बात तो याद रखिएगा, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहां पर आता है? हाँ प्लीज याद रखिएगा, इनकम टैक्स लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आता है। कितने से? 77,000। जी आगे पढ़िएगा जरा, इनकम टैक्स लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहां पर आता है? मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कहीं गलत जगह पे पोस्ट किया था, लेकिन मैं ऐसे ही रिकॉल करा रहा हूं। आगे the tax on profit for the year of 31st. क्या पढ़ा इन्होंने? क्या पढ़ा इंग्लिश में? क्या लिखा हुआ है? द टैक्स ऑन, प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। आपको टैक्स ऑन प्रॉफिट यानी कि डायरेक्टली टैक्स कैलकुलेट करके दिया जा रहा है। इट्स नॉट अ टैक्सेबल प्रॉफिट, इट्स अ टैक्स ऑन प्रॉफिट। जी आगे पढ़ेगा। कहां गई? यहां पढ़े। Was 114,000. ये क्या है? ये 1,14,000 क्या? टैक्सेबल प्रॉफिट है ये इनकम टैक्स फॉर दी ईयर, यानी कि करंट टैक्स आपको दिया हुआ है। इसकी एंट्री क्या बनती है बाय द वे? इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट और इनकम टैक्स पेएबल क्रेडिट। तो उसका मतलब इनकम टैक्स आपके पास एक्सपेंस यहां पर कितना दिया हुआ है? 1 लाख। चले आगे चलिएगा फिर। Next charge for the year of 31st December 2016 एक मिनट, 2016 की बात कर रही है, पिछले साल की। क्या हुआ था? overestimated by ओवर एस्टिमेटेड बाय 6,000, यानी कि प्रीवियस ईयर का टैक्स जो था वो हमने ओवर एस्टिमेट कर दिया था। इसका मतलब अंडर प्रोविजन या ओवर प्रोविजन? ओवर प्रोविजन की एंट्री क्या बनती है? इनकम टैक्स पेएबल डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। तो इसका मतलब इनकम टैक्स पेएबल को या लायबिलिटी को हम डेबिट कर देंगे। कितने से? 6,000। नेक्स्ट आगे बढ़ेगा जरा। During the year of 31st December 2017, the company made payments of 123 in income tax. जी यानी कि हमने इनकम टैक्स की पेमेंट कर दी। जब पेमेंट कर दी तो एंट्री क्या बनेगी? इनकम टैक्स पेएबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। तो इनकम टैक्स पेएबल को हम लायबिलिटी को डेबिट कर देंगे। किस नाम से? बैंक के नाम से। कितनी पेमेंट की हमने? 1,23,000। तो बताएं जरा क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है? क्लोजिंग बैलेंस 62,000। क्या ये बात सुन में आ रही है जी? यहां तक क्लियर है? अच्छा प्लीज इसको नेक्स्ट क्लास में आने से पहले रिकॉल करके लाजमी आइएगा। इनकम टैक्स की कैलकुलेशन में कितने तरह के टैक्सेस हमारे पास? 3 तरह के। कौन कौन से? नंबर 1 करंट टैक्स, नंबर 2 प्रायर टैक्स, एंड थर्ड वन इज दी डेफर्ड टैक्स। हमने कितने टैक्सेस डिस्कस कर लिए? 2। कौन कौन से? करंट टैक्स एंड प्रायर टैक्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? तीसरा जो आपके पास टैक्स है डेफर्ड टैक्स, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इंशाल्लाह उसकी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।